नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका NTA UGC नेट इन हिंदी चैनल पर। इससे पहले हमने आदिकाल का पहला वीडियो देख लिए हैं। आदिकाल पर यह दूसरा वीडियो है। इन सारी श्रृंखला में हम NTA UGC नेट के द्वारा जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है उनको पूरा पढ़ेंगे। तो पहले हमने आदिकाल का जो नामकरण था और काल विभाजन था वह देख चुके हैं। इसमें हम देखेंगे आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल की प्रवृत्तियां, अन्य परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं उनको भी हमने इसमें शामिल किया हुआ है। आदिकाल 1050 से 1375 विक्रम संवत में माना जाता है। आदिकाल का आदिकाल नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल का नामकरण दिया था वह रासोक काव्य के आधार पर वीरगाथा काल दिया था। तो जो आदिकाल के जो डिबेट था कि इसका नाम क्या हो, उस डिबेट को हमने पहले देख चुके हैं कि क्यों आदिकाल का नाम आदिकाल पड़ा। तो आज हम इस स्लाइड में, इस लेक्चर में देखेंगे कि आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी और सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या थी। क्योंकि किसी भी युग के साहित्य को समझने के लिए हमें इन तीनों जो तीन आयाम हैं, सामाजिक, हम आर्थिक भी देखेंगे। मैंने यहाँ जोड़ा हुआ है आर्थिक प्रवृत्ति। ये देखिए, आर्थिक प्रवृत्ति भी मैंने जोड़ दिया है क्योंकि आर्थिक प्रवृत्ति रामचंद्र शुक्ल जी ने बात नहीं की, लेकिन हम बात जरूर करेंगे। एक मिनट, ये पेन वाला जो हम हाइलाइटर ले लेते हैं, जो ये है अर्थ और अर्थव्यवस्था वाला, आर्थिक जो इसकी वो है आर्थिक परिस्थिति, उसको भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं चलिए कि राजनीतिक परिस्थितियां आदिकाल की क्या थी। हर्षवर्धन जो अंतिम राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद कोई केंद्रीय सत्ता नहीं बची थी। छोटे छोटे जो राजवंश थे उत्तर भारत में, वह उभर रहे थे एक शक्ति के रूप में। तो वह जो अलग अलग अपनी जो ज़मीन होती है, टेरिटरी होती है, उससे इतर किसी राजा को बढ़ते हुए देखना या कोई उनसे ज़्यादा ताकतवर है, किसी भी तरह से युद्ध करके उनका भी जो टेरिटरी होती है, उनकी जो ज़मीन होती है, हड़पने के लिए हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। उसमें साम्राज्यवादी युद्ध जिसको बोलते हैं कि अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध करना, ये जो टेंडेंसी थी इन राजाओं के अंदर थी। इस समय जो राजपूत वंश था, तोमर वंश था, परमार, चौहान, ये सब मुख्य जो छोटे छोटे राजवंश थे नजर आते हैं। ये इस समय के जो राजवंश थे वह दो दो चीज़ों के लिए हमेशा युद्ध के लिए जाते ही रहते थे, तत्पर रहते थे। एक तो जमीन के लिए, दूसरा जोरू के लिए, मतलब किसी सुंदर स्त्री के लिए। ये सब आपस में ही युद्ध करके लड़ते रहते थे। तो एक इसमें एक कविता की पंक्ति आती है कि जाकी कन्या सुंदर देखी ता ऊपर जाए धरी तरवारी। इसका मतलब यह है कि किसी की भी कन्या सुंदर अगर इन्होंने देख लिया तो उसको पाने के लिए तलवार के दम पर वो हासिल करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी ये लोग युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो इस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, तो राजनीतिक परिस्थितियां देखा तो युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर युद्ध का वर्णन होगा तो वह वीर रस के काव्य में होगा, वीर रसो। तो इस काल का जो मुख्य दो प्रवृत्तियां नजर आती हैं वह वीर और श्रृंगार वाली नजर आती हैं। तो सामाजिक परिस्थितियां देखें तो इस समय समाज में सामंतवाद का बोलबाला था। सामंतवाद एक संरचना है सामाजिक, जो राजा और किसान के बीच का वर्ग होता है, जिसे आमतौर पर जमींदार कहते हैं। यह मेहनत नहीं करता, किसानों से जो लगान और कर यानी टैक्स जो वसूल करता है, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, कुछ कुछ राजा को दे देता है, और वह किसानों का शोषण भी करता है। तो ऐसी संरचना जहाँ भी नजर आए तो इसका मतलब है सामंतवाद वहाँ है। अर्थव्यवस्था इस समय की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और ढांचा बिल्कुल ग्रामीण था। तो जहाँ कृषि प्रधान संरचना होगी और ढांचा ग्रामीण होगा, वहाँ धर्म की भूमिका अपने आप ही हावी होगी, वो भी आडंबर वाला। आडंबर मतलब पूजा पाठ कर्मकांड करने में उस समय की जो जनता होगी वह तत्पर होगी, वह संलग्न होगी। इस काल के जो साहित्यकार थे, उन्होंने आम जनता को अपने साहित्य का हिस्सा नहीं बनाया।
जैसे स्त्री और दलित, उपेक्षित, वंचित जो समुदाय थे, उनको अपने साहित्य में शामिल नहीं किया। सिर्फ राजा ही इस साहित्यकारों के केंद्र में रहे हैं। दर्शन की दृष्टि से यह काल काफ़ी महत्वपूर्ण काल हो जाता है, क्योंकि इसी काल में शंकराचार्य का अद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, ये सब पैदा होते हैं। आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और मम्मट, ये जो है, जो इनकी जो बाद में हमें भक्ति काल में ये लोग मुख्य रूप से उभर कर आते हैं, इसमें गौड़ ही सही लेकिन इन लोग का जो उद्भव है वह हो जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो दो समुदाय आमने सामने आकर टकराते हैं, एक हिंदू समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय। एक जब दोनों टकराते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़ने के लिए टकरा रहे हैं, नहीं, इनकी जो संस्कृतियां हैं, इनके जो खान पान है, इनका जो पहनावा है, ये एक दूसरे के साथ मिश्रित होते हैं और मिश्रित होकर कुछ नया ही इन्वेंट करते हैं, मतलब नया ही कुछ उभर कर सामने आता है, जिसको आज के समय में हम इंडो इस्लामिक संस्कृति, इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं। इंडो इस्लामिक कल्चर में यह होता है कि कुछ मुस्लिम समुदाय का कुछ मुस्लिम समुदाय का हिंदू समुदाय ने ग्रहण किया, कुछ हिंदू समुदाय का अच्छा मुस्लिम समुदाय ने ग्रहण कर लिया। तो इंडो इस्लामिक संस्कृति जो आज के समय नजर आती है। आदिकाल का जो साहित्य है वह चार तरह के मुख्यतः साहित्य नजर आता है। एक तो धार्मिक साहित्य है, रासो साहित्य है, लौकिक साहित्य है, गद्य साहित्य है। धार्मिक साहित्य में सिद्ध साहित्य नजर आता है। सिद्ध साहित्य जो है वह बौद्ध परंपरा का साहित्य है। बौद्ध परंपरा के साहित्य में सरापा मेन है, मुख्य रचनाकार निकलकर सामने आते हैं। नाथ साहित्य में बौद्ध और शैव के मिलने से बनता है। गोरखनाथ इसके मुख्य जो रचनाकार हैं। जैन साहित्य में चारण काव्य बहुत ज़्यादा लिखे गए। इसके जो रचयिता हैं हेमचंद्र हैं, स्वयंभू हैं। रासो साहित्य, तीन तरह का रासो साहित्य हमें इस काल में नजर आता है। एक तो वीरता प्रधान रासो काव्य, दूसरा श्रृंगार प्रधान रासो काव्य, तीसरा है उपदेशात्मक रासो काव्य। वीरता प्रधान रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो है, श्रृंगार प्रधान रासो काव्य में बीसल देव रासो है, संदेश रासक भी आता है जो अब्दुल रहमान का है, बीसल देव रासो है नरपति नाल का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। उपदेशात्मक रासो काव्य में उपदेश रसायन रास आता है। उपदेश रसायन जैन साहित्य प्रवृत्ति का रचना है, लेकिन जब हम रासो पढ़ेंगे, रासो साहित्य पढ़ेंगे, तो हम यह भी देखेंगे कि रासो शब्द की जो उत्पत्ति है रासो, रासक और रास के जरिए हुई है। तो कौन कवि रासक से मानता है, कौन कवि रास से मानता है, कौन रसायन से मानता है, इस पर भी हम पूरी तरह चर्चा करेंगे और सर्वसम्मति किस पर हुई है यह भी देखेंगे। लौकिक साहित्य मतलब इसमें दो कवियों को हम देखेंगे, एक तो विद्यापति को, दूसरा आमिर खुसरो की। लौकिक साहित्य मतलब आम जन को शामिल करने वाला साहित्य होता है लौकिक साहित्य। तो आम जन के में सिर्फ दो रचनाकार ही इस समय नजर आते हैं, और भी रचनाकार हैं लेकिन उनकी रचनाएं या तो उपलब्ध नहीं है या तो प्रामाणिक नहीं है। विद्यापति हैं। विद्यापति किस शैली के रचनाकार हैं? भक्ति के हैं, श्रृंगार के हैं? इस पर बहुत बड़ा विवाद है। यह भी देखेंगे कि इस विवाद के जो निष्कर्ष निकले हैं इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे जब लौकिक साहित्य पढ़ेंगे तब। आमिर खुसरो, आप जैसे आदिकाल की जो भाषा है वह अपभ्रंश वाली भाषा है। अपभ्रंश अवहट्ट के जरिए, प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट, इन सब के जो विकसित होती हुई भाषा है वह नजर आती है। लेकिन आमिर खुसरो अंतिम दौर पर खड़ी बोली में लिखने लगते हैं। उनकी मुकरियाँ देखने को मिलती है, दो सुखने मुकरियाँ, ये सब जो हैं उनको खड़ी बोली में देखने को मिल जाता है। तो आदिकाल जो भाषा है अपभ्रंश से खड़ी बोली की तरफ बढ़ती हुई जो भाषा है वह दिखाई देती है। अगर सिद्ध की तरफ देखें, सिद्ध से संध्या भाषा है यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी रचनाओं के लिए। आमिर खुसरो इधर आ जाते हैं तो खड़ी बोली की तरफ आ जाते हैं। अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य में अगर देखें तो गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दुहा से अपभ्रंश का बोध होता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है।
नाथों की संख्या 9 होती है, सिद्धों की संख्या 84 होती है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का उदय माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने स्पष्ट किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर पुष्य पुंड को मानते हैं, राहुल संकृत्यान सरहपा को मानते हैं, गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र शूरी को मानते हैं। प्रथम रचना जो है वह देवसेन कृत श्रावकाचार है। तो दोस्तों आज की जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। आदिकाल की प्रवृत्तियां हमने देखी, आदिकाल का समाज क्या था वह देखा, आदिकाल में कैसे साहित्य रचे गए वह भी हमने देखा। अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है उनको भी मैंने यहाँ आपके सामने रख दिया है, तो देख लीजिएगा। और इससे पहले वाला जो वीडियो है वह भी देख लीजिएगा। और ये जो नोट्स है इसको हार्ड कॉपी में बना लीजिएगा, इसमें काफ़ी मेहनत लगा हुआ है और कई सारी किताबों का जो मैंने पढ़कर इसका एक निचोड़ टाइप बनाया हुआ है। जैसे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का है, और जो है कि नगेंद्र वाली जो इतिहास है और रामचंद्र शुक्ल वाले जो इतिहास है, सभी से मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने लिया और आपके समक्ष रख दिया है। तो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।